और अब खबरें तफसील से। आज अपोजिशन जमातों का एक वफ्द वादी कश्मीर का दौरा करेगा। ये वफ्द जम्मू कश्मीर में दफा 370 के हटाए जाने या यूं कह लें कि दफा 370 के तहत जो खुसूसी इख्तियारात दिए गए थे उसे हटाए जाने और रियासत को यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले के बाद वादी कश्मीर में हालात का जायजा लेगा। इस वफ्द में कांग्रेस के 4 लीडरान भी शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और केसी वेणुगोपाल इस वफ्द का हिस्सा हैं। इस वफ्द में आरजेडी के लीडर मनोज झा, सीपीआई के डी राजा और सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी, एनसीपी के मजीद मेमन और जेडीएस के कपिंद्रा रेड्डी भी शामिल हैं। ये वफ्द वादी कश्मीर के लोगों से भी मुलाकात करेगा। ये भी खबर आ रही है कि इसमें शरद यादव भी हो सकते हैं। उधर जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ने अपोजिशन जमात के इस वफ्द से अपील की है कि वो श्रीनगर ना जाए। डीआईपीआर ने कहा है कि श्रीनगर में अभी भी कई जगहों पर बंदिशें आयद हैं। डीआईपीआर ने अपील करते हुए यह भी कहा है कि वफ्द के श्रीनगर जाने से दूसरे लोगों को तकलीफ होगी। दरअसल जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अगर ये वफ्द श्रीनगर पहुंच जाता है तो बंदिशें हट जाएंगी और हालात खराब भी हो सकते हैं। इस तरह से हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि सीनियर लीडरों को चाहिए कि वो इस बात को समझें और अमन को ज्यादा अहमियत दें, यानी जम्मू कश्मीर में किसी भी सूरत में अमन मुतासिर न हो। इस बात को जो वफ्द आने वाला है उसे भी ये समझना चाहिए और अपने इस दौरे को मनसूख करना चाहिए। तो दरअसल आज क्या कुछ होगा, क्या इससे पहले जिस तरह से कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद वहां पहुंचे थे, उन्हें जम्मू एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया और वहां से उनके मुताबिक उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया गया था, एक नहीं दो बार। इससे पहले टीएमसी का भी एक वफ्द गया था, उसे भी वापस भेज दिया गया। तो क्या आज कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिलेगी? हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त रंजीता जुड़ी हुई है। हम रंजीता से पहले सवाल करेंगे। रंजीता, सवाल इस बात को लेकर है कि इस वफ्द का जो अपना मकसद है, क्या वो मकसद पूरा होगा कि नहीं होगा? लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या दिल्ली में इस ताल्लुक से कुछ अपडेट मिल पा रहा है कि ये वफ्द जा ही रहा है, कब वहां से डिपोर्ट करेगा और कहां जाना है? इसे वो जम्मू जाना चाह रहा है या फिर वो श्रीनगर जाएगा? इस डेलीगेशन में और कोई नए चेहरे भी जुड़े हैं? रंजीता, क्या जानकारी है? जी विशाल, देखिए 9 राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो आज यहां से रवाना होंगे दिल्ली से। जो खबर है वो ये कि 11:30 बजे विस्तारा की फ्लाइट से वो यहां से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। कोशिश ये जरूर की जा रही थी, कल रात से ये एक्सरसाइज चल रहा था और कोशिश की जा रही थी कि कई और राजनीतिक पार्टियों को भी इसमें शामिल किया जा सके। सपा बसपा से लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन अब तक जो अपडेट है वो यही कि सपा बसपा का कोई प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं हो रहा है, कोई नेता इसमें नहीं होंगे। गुलाम नबी आजाद जी के आवास पर खड़ी हूं मैं और जिस तरह से राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने 2 बार कोशिश की, एक बार जम्मू और दूसरी बार श्रीनगर जाने की, और दोनों ही समय उनको बेरंग वापस लौटना पड़ा। उन्हें एयरपोर्ट के बाहर भी जाने की इजाजत नहीं दी गई और वहां से लौटकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा था। इस बार कोशिश ये कि सभी राजनीतिक पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाए और अब तक जो अपडेट है वो यही कि किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, सभी नेता जा रहे हैं। 12 नेता हैं इस प्रतिनिधि मंडल में और कुछ नेता जो है वो अपने आवास से निकल भी चुके हैं। राहुल गांधी कुछ देर में अपने आवास से रवाना होंगे, गुलाम नबी आजाद कुछ देर में निकलेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि जाने से पहले वो मीडिया से बात भी करेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो मुद्दा है इस प्रतिनिधि मंडल का श्रीनगर जाने का, वो साफ तौर पर धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से सरकार लगातार ये कहती नजर आ रही है कि धीरे धीरे घाटी में या यूं कहे कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, तो जब सामान्य हालात है तो वहां नेता जा क्यों नहीं सकते हैं? अगर सामान्य हालात है तो जो नेता वहां के जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको नजरबंद किया गया है, उन्हें क्यों नहीं वहां से उनके ऊपर से ये पाबंदी हटाई गई है? जितनी जो अलग अलग पाबंदियां हैं, कई क्षेत्र हैं जहां अभी भी धारा 144 लगाई गई है, वो क्यों नहीं हटाई गई है? कई ऐसी जगह हैं जहां स्कूल अभी भी बंद है, वहां स्कूलें क्यों नहीं खोली जा रही है? दूरसंचार की जो सेवा है वो क्यों नहीं बहाल की जा रही है? तो ये वो तमाम सवाल है जिसको लेकर ये प्रतिनिधि मंडल श्रीनगर
श्रीनगर जाना चाहता है। लेकिन सवाल यही कि क्या गुलाम नबी आजाद की तरह ही इनको श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली भेजा जाता है, या फिर अगर कोई दूसरी जो रणनीति है वो अपनाई जाएगी? क्योंकि सरकार की तरफ से जो कहा गया है, आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, उसमें यह अनुरोध किया गया है इस प्रतिनिधि मंडल से कि वो जल्द ये जो दौरा है उनका उसको वो रद्द करे, और जो स्थिति है अभी वहां घाटी की उसमें ये मुमकिन नहीं है कि ये नेता वहां जाए, क्योंकि वहां हालात सामान्य नहीं है, हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन इसको अब तक जो प्रतिनिधि मंडल के नेता है उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया है। अब तक यही अपडेट है कि ये जा रहे हैं, और यहां से अगर उनको श्रीनगर एयरपोर्ट से उनको दोबारा दिल्ली लौटाया जाता है, उसके बाद वो किस तरह का रुख रखते हैं, क्या उनकी रणनीति रहती है, मीडिया से क्या बात करते हैं, और क्या बिल्कुल इस पर निगाह रहेगी। रंजीता, आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। इस वक्त रविंद्र रैना बीजेपी के जो लीडर हैं उनका बयान हम सुनाना चाहते हैं कि इस मौजू पर वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने तो लोकसभा के अंदर कहा कि ये तो मामला यूनाइटेड नेशन के अंदर है। कांग्रेसियों की मानसिकता में खराबी है, सोच में खराबी है, उनके खून में गद्दारी है। और आज कश्मीर घाटी के दौरे पर ये सभी विपक्ष के नेता आ सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर आकर कश्मीर के अलगाववादी ताकतों को, आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम ये लोग ना करें। कांग्रेस का और विपक्ष के जितने भी लेफ्टिस्ट हों या बाकी नेता हों, इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। तो रविंद्र रैना का कहना है कि वो जो वफ्द आना चाहता है वो आ सकता है, उसे हक है, ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन वो यहां आकर अलगाववादी नेता जो सेपरेटिस्ट हैं उन्हें आकर और बढ़ावा ना दें। हमारे साथ अनिल भी जुड़ चुके हैं जो दिल्ली में एयरपोर्ट पर मौजूद है। अनिल, आपसे भी हम आएंगे, सवाल करेंगे, लेकिन रंजीता आपसे एक और सवाल पहले। रविंद्र रैना के बयान के ऊपर क्या विपक्ष की ये जो डेलीगेशन जाने वाला है, इनके पॉइंट में क्या ये शामिल है? क्या इन्होंने ये बातें कहीं से कही हैं कि हाँ हम सेपरेटिस्ट लीडर से भी मिलना चाहते हैं? ऐसी कोई बात है? रविंद्र रैना अभी कह रहे थे। देखिए, रविंद्र रैना जो कह रहे थे ये बयान मैंने भी सुना, और जिस तरह से वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो रहे थे, वो ये कह रहे थे कि नेता आ सकते हैं, लोकतंत्र है, कोई भी नेता कहीं जा सकता है। तो क्या ये मुमकिन है कि ये जो प्रतिनिधि मंडल है इनको श्रीनगर में अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा, जिसकी संभावना कम बताई जा रही है। लेकिन अगर ये होता है तो जो आगे की स्ट्रैटेजी है कांग्रेस के, जो ये पूरा प्रतिनिधि मंडल है, इनकी क्या स्ट्रैटेजी है, इसको जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गुलाम नबी आजाद जी की आवाज पर हूं मैं, और ये बताया जा रहा है कि कुछ देर में वो यहां मीडिया से बात करेंगे और पूरी जानकारी निकल कर आ पाएगी कि आखिर यहां श्रीनगर जाने का इनका मकसद क्या है, वहां जाकर सरकार से क्या मांग करते हैं। क्योंकि 2-3 मांगे तो है पब्लिक डोमेन में, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही कि जो जिन नेताओं को नजरबंद किया गया है उन पर से ये पाबंदी हटाई जाए। लेकिन इसके अलावा और क्या मांग है वहां जाकर, जब वहां क्योंकि राहुल गांधी भी जाएंगे, तो वहां जाकर वो क्या बात करते हैं, क्या कोई वहां पीसी करेंगे, मीडिया से बात करेंगे, क्या पूरी जानकारी है वो थोड़ी देर में अभी साझा हो पाएगी। जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा रंजीता। अभी रुख करते हैं अनिल का जो दिल्ली में एयरपोर्ट पे मौजूद है। अनिल, बहुत आज के लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है आप लोगों के लिए, चूंकि जो डेलीगेशन जाने वाला है उसका टाइम जो बताया गया है तकरीबन 11:50 का। आपको इस वक्त क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की तैयारी की खबर है? ये डेलीगेशन कब टेक ऑफ करेगा और किस एयरलाइन से जाएगा और कहां, जम्मू जाएगा या श्रीनगर जाएगा? क्या आपके पास कोई जानकारी ऐसी है? एयरपोर्ट में क्या तैयारियां हैं उसके ताल्लुक से? जी विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी वीआईपी गेट से एंट्री करेंगे और उनके लिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चौकस कर ली गई है। इससे वो ठीक 11:50 में, विशाल जैसा कि अभी आपने भी बताया कि वो फ्लाइट है और विस्तारा की फ्लाइट है, यहाँ से वो सीधे श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। उनके साथ तमाम विपक्षी दलों के नेता भी होंगे। लेकिन जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि जो श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जब ट्वीट करके उन्हें इन्विटेशन दिया था राहुल गांधी को, इसके बाद राहुल गांधी ने इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया था। तो ये कहीं न कहीं आमंत्रित
पर ही ये लोग जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ उस समय राहुल गांधी को इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन तमाम विपक्षी दलों के नेता जा रहे हैं और शायद यही एक राजनीतिक रंग देने की इसको कोशिश की जा सकती है कि कैसे आखिर जो भाजपा या वहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन या बार बार कहती रही कि वहाँ की स्थिति सामान्य है, ऐसे में ये जाकर के शायद ये देखना चाहेंगे कि क्या किस तरह से वाकई ये सामान्य है, क्या कुछ ये अपनी तरफ से मांगे रख सकते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी अभी रंजीता भी कह रही थी कि कैसे जो खास करके मांगों में जो वहाँ के नेता हैं उनको नजरबंद किया गया है, उनको आखिर क्यों नहीं उनको छोड़ दिया जाता जब स्थिति सामान्य है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कल जो ट्वीट करके यह बताया था कि वहाँ पे स्थिति जो है अभी भी कुछ इलाकों में ऐसे हैं कि वहाँ पे उसको ढील नहीं दी गई है। तो क्या अनिल क्या इसको ये समझा जाए कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनविटेशन जो चैलेंज के स्वरूप जो इनविटेशन दिया गया था राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर के गवर्नर की तरफ से कि मैं चाहूंगा कि वो यहां आए और मैं उनके लिए एयरक्राफ्ट भी भेज दूंगा और वो स्थिति का जायजा लें, और अब अगर इतने दिनों के बाद जब राहुल गांधी के साथ कुछ और लीडर जा रहे हैं और फिर वहां जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा है या हुकूमत की जानिब से कि वो ना आए, तो इसे क्या समझा जाए, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? जी देखिए, हालांकि जिस समय बार बार उसमें काफी सियासत गर्म थी जब धारा 370 हटाया गया था, उस समय लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, कोई सफाई दे रहा था, कोई आरोप लगा रहा था। लेकिन उसी दौरान जब सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने यह कहा था कि आप जम्मू कश्मीर में आप आइए, आपके लिए एयरक्राफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि ट्वीट के ही जरिए राहुल गांधी ने कहा था कि हमें एयरक्राफ्ट नहीं, हमें वहां पे सहूलियत चाहिए, सुविधाएं चाहिए, वहां पे आने जाने के लिए आप व्यवस्था करवाइए। तो इस तरह से जो एक ट्वीट के जरिए आदान प्रदान सूचना का हुआ था, और आज उसी कड़ी में तमाम नेता लोग जा रहे हैं वहां पर। यह संभव है कि जो वहां पे सामान्य स्थिति है वो उसको उजागर करने की ये कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 70 साल से जो धारा 370 नहीं हटाई गई थी वो स्थिति क्या थी, और अब जब हटा दी गई है तो उसकी स्थिति क्या है, क्या ये वाकई सामान्य स्थिति बनती जा रही है। ये तमाम ऐसी चीजों को हमें अभी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये विपक्षी दलों के नेता श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो क्या उन्हें ये दिया जाएगा अवसर कि वो श्रीनगर के आसपास या जम्मू कश्मीर के अन्य इलाकों में दौरा कर सके। जो संभावना जताई जा रही, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने ये सवालिया निशान लगाए थे कि उन्हें नहीं आना चाहिए, ऐसे में संभव है कि इन तमाम नेताओं को सीधे राज्यपाल के साथ मुलाकात करा दिया जाए, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है उनसे मुलाकात करा दिया जाए, या यह भी संभव है कि उनको कोई गेस्ट हाउस में ले जाया जाए जहां पर तमाम प्रशासन के अधिकारी होंगे वो उन्हें ब्रीफ करें। इस तरह की कई ऐसी संभावनाएं जो बनती है, लेकिन यह भी एक संभावना बनती है कि इन्हें कश्मीर जो श्रीनगर है वहां से इनके एयरपोर्ट से सीधा इन्हें वापसी कर दिया जाए। अभी देखना होगा कि वहां पे क्या स्थिति बनती है, प्रशासन क्या एक्शन लेता है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एयरपोर्ट का गेट नंबर 1 है जहां से तमाम ऐसे बड़े जो नेता हैं, जिसमें माजिद मेनन है, गुलाम नबी आजाद हालांकि नीचे के गेट से जाएंगे क्योंकि वो विपक्ष के नेता है। ऐसे में तमाम ऐसे नेता हैं, आनंद शर्मा हैं और सीताराम येचुरी हैं, तिरुचि सिवा हैं, दिनेश त्रिवेदी हैं, डी राजा हैं, माजिद मेनन, ऐसे तमाम नेता इसी गेट से यहां से प्रवेश करेंगे। हालांकि अभी एक भी नेता यहां नहीं पहुंचे हैं, हालांकि अभी समय है, लेकिन यह जरूर है कि ये एक मैसेज देश भर में जाएगा कि विपक्षी दल वहां पे दौरा कर रहे हैं और जो भी वहां की हालात है उसकी जानकारी लेने वो जा रहे हैं। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर से आपके पास आएंगे मजीद अपडेट के लिए। फिलहाल आपको सिर्फ इतना बता दें कि 11:50 का वक्त है, जैसा अभी अनिल ने भी हमें बताया, और इसी टाइम पर 11:50 पे अगर जैसी खबरें हैं सब कुछ अगर उसी हिसाब से होता रहा तो 11:50 पे टेक ऑफ करेगी फ्लाइट और श्रीनगर जाना है राहुल गांधी और इनके साथ 11 और लीडरों को, जिनमें कई और पार्टियों के लीडर भी हैं। खास बात यह है कि इस वफ्त में जो कई विपक्षी दलों का हिज़्ब इख्तिलाफ का वफ्त है उसमें समाजवादी पार्टी या बीएसपी की तरफ का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं होगा अब तक की जानकारी के मुताबिक। इसमें सीपीआई के नेता होंगे, सीपीएम के होंगे, तृणमूल कांग्रेस के होंगे, आरजेडी के नेता होंगे, डीएमके के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और साथ ही लोकतांत्रिक जनता दल यानी शरद यादव वो भी इसमें शामिल होंगे। जैसे जैसे इस बारे में मजीद जानकारी मिलेगी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं एक और अहम खबर का। हैदराबाद में एसवीपी नेशनल पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। एकेडमी में 92 आईपीएस प्रोबेशनर्स की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है और पासिंग आउट परेड की सलामी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ली।
भूमिका और इस वक्त कभी अमित शाह भी का खिताब। मन से दूर नहीं था। आप जनता तक आपकी पहुंच ही एक आदर्श पुलिस अफसर आपको बना सकती है। जनता से निरंतर संवाद ही आपको एक आदर्श पुलिस अफसर बना सकते हैं और आपकी साख ही आपको यशस्वी पुलिस अफसर बना सकती है। साख कभी एक दिन के अंदर नहीं बनती है, सातत्यपूर्ण कई साल के प्रयास के बाद ही साख बनती है और वो साख ही व्यक्ति को यश देती है, वो साख ही व्यक्ति को यशस्वी और सफल बनाती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट पुलिस की कल्पना रखी है। स्मार्ट पुलिस से मतलब है एस से सेंसिटिव, एम से मॉरल युक्त, ए से अलर्ट, आर से रिस्पॉन्सिबल और टी से टेक्नो सेवी। स्मार्ट पुलिस का मंत्र लेकर आपके बाकी करियर के लिए आप आगे बढ़ेंगे, उसका मुझे भरोसा है। और तो अमित शाह खिताब कर रहे थे जो ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर उनकी पासिंग आउट परेड के बाद, और अब हम फिर से उसी खास मौजू की तरफ लौट रहे हैं। जी हां, आज की एक बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की क़यादत में कुल 12 लीडर्स हैं राहुल गांधी को मिलाकर, और इन 12 लीडरों का एक वफ्द आज दिल्ली से श्रीनगर के लिए टेक ऑफ करने वाला है। और श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 के तहत जो खुसूसी इख्तियारात वहां पर ख़त्म किए गए हैं, उसके बाद जो कई तरह की पाबंदियां वहां आयद हैं, तो इसके बाद ये डेलीगेशन पहली बार ऐसा कोई डेलीगेशन है कई पार्टियों का जो वहां जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या वहां पर अब हालात ऐसे हैं और क्या वहां पर इन्हें जाने की इजाजत मिलेगी। एयरपोर्ट अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो वहां से बाहर, चूंकि जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वहां की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक उन्होंने ट्वीट में रिक्वेस्ट किया है कि वो अपना दौरा मनसूख कर दें। सवाल इस बात को लेकर भी है कि एक तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है बिल्कुल वो नॉर्मल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कहीं से कोई तशद्दुद की खबर नहीं है। हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे श्रीनगर में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर। जाहिर है कि वहां पर भी ये खबर पहुंची होगी, चूंकि एक रोज कबल बल्कि 2 रोज कबल से ये खबरें गश्त कर रही हैं मीडिया में कि विपक्ष का यानी कौमी सतह पे जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसका एक डेलीगेशन आने वाला है। वहां पर ये खबर किस तरह से लोग इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या वहां पर इंतजामात इस तरह के दिख रहे हैं? ऐसी कुछ खबर है कि डेलीगेशन वहां पहुंचेगा और उसे उनके ख्वाहिशों के मुताबिक जहां जहां वो जाना चाहते हैं, जिन जिन से मिलना चाहते हैं, क्या यह मुमकिन हो पाएगा? हुकूमत का ट्वीट एक आया था, उसके बाद क्या रिएक्शन है? देखिए विशाल, इम्कान तो यही लग रहा है कि उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस बंडल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रुख है गवर्नमेंट का वो यही दिखाई दे रहा है। जो बयानात भी कल से आ रहे हैं, जो यहाँ के पीआर डिपार्टमेंट से भी बयान आया है कि उन्हें मनसूख करना चाहिए। हालांकि आपने भी कहा कि सरकार एक तरफ से कह रही है कि यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक है। आज भी यहाँ से अक्सर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं, बाजार बंद है, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पे है जी। अब ऐसे में जब सरकार खुद कह रही है कि हम स्कूल खोल सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी मुश्किल हो जाती। जहां तक लोगों का ताल्लुक है, लोगों के इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि राहुल गांधी या कोई टीम यहां आती है, सिवाय इसके कि शायद वो कुछ राहत उनको मिल सके। यहाँ पे जो मवासलाती निज़ाम है जो पूरा ठप है, लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं, शायद उससे कुछ राहत मिल सके। लेकिन ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कांग्रेस से, ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ कई लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि जब 370 पे पार्लियामेंट में बात हुई तब कांग्रेस बिखरी हुई दिखाई दी, और यहाँ पे जिन लोगों के साथ उनकी बात होनी थी वो तो जेलों में बंद है। यहाँ पे मेन स्ट्रीम पार्टीज आप जानते हैं, जो भी मेन स्ट्रीम लीडर्स है वो बंद हैं, कारकुन तक जो वर्कर्स है उनको भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर वो आए भी तो किससे बात करें? आम लोगों का इम्कान बहुत कम है कि आम लोग उनके वफद की सूरत में उनके साथ मिलने जाएं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जो कांग्रेस के कुछ पार्टी वर्कर बचे होंगे या कुछ समाजी शख्सियात अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है जिससे हालात खराब हों। लेकिन अब अगर सरकार को लगता है कि हालात खराब हो सकते हैं तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता।
यहाँ पे आजकल आज जो है बंदिशें अक्सर इलाकों से हटा ली गई हैं, तो ऐसे में ये कहना भी गलत होगा कि नहीं जी वहाँ पे काफी इलाकों में बंदिशें अभी भी आयद है। हाँ, दफा 144 नाफिज है, तो किसी जुलूस की सूरत में लोगों का उनके साथ मिलना, मुझे नहीं लगता कि लोगों का इस तरह का मूड है। इसकी वजह यह है कि पिछले कई दिनों से, कल जुमा को छोड़ के पिछले कई दिनों से सरकार ने या तो बंदिशें अक्सर इलाकों से हटाई हैं या फिर उनमें नरमी की है, लेकिन लोग बाहर नहीं आए। दुकानें नहीं लोगों ने खोली, अवामी ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में राहुल गांधी या किसी और सियासी लीडर से जो मरकज से आता है, वहां से उनकी किसी से मुलाकात हो और जुलूस की सूरत में लोग निकले, ऐसा मुमकिन नहीं है। और जो रुख रहा है, आपने देखा कि गुलाम नबी आजाद के साथ, और फिर आज भी जो रिएक्शन रही है कि लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए, ये कहा गया सरकार की तरफ से। मुझे जो लगता है जराए से कि उनको जो जराए से भी हमें पता चला है कि एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस कर दिया जाएगा और यहां उनको आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन एक जो हमारे रिपोर्टर दिल्ली से बता रहे थे कि एक गुंजाइश है कि उनको, अगर जो सियासी लीडर बंद हैं, जिनको बंद कर दिया गया है, उनके साथ मेन स्ट्रीम पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, उनके साथ हो सकता है अगर ज्यादा ऐसी कोई सूरत बन जाती है, हालांकि ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, उनके साथ मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है या फिर उनको सरकारी ब्रीफिंग दी जा सकती है। लेकिन जो रुख रहा है सरकार का वो ऐसा नहीं है, वो कड़ा रहा है इन मामलों में। शब्बीर, एक सवाल यहां पर ये उठता है, हमने जब 5 अगस्त के बाद की बात कर रहा हूँ, तस्वीरों में एक बार ये भी देखा था कि NSA जो है सिक्योरिटी एडवाइजर नेशनल, वो लोगों से सड़कों पर मिलते हुए नजर आए थे, कुछ खाते पीते हुए नजर आए थे, हालात को पुरसुकून दिखाने की कोशिश की गई थी। एक नहीं 2 जुमा गुजर गया, बकरीद का त्यौहार भी गुजर गया, कहीं से कोई बड़ी किसी ऐसी तशद्दुद की खबर नहीं रही है। और तब उस कॉन्टेक्स्ट में जब खुद सत्यपाल मलिक जो वहां के गवर्नर हैं, उन्होंने एक बार इनवाइट किया था राहुल गांधी को कि मैं चाहूंगा कि वो यहां पर आए और मैं उनके लिए एयरक्राफ्ट भी भेज दूंगा, तो इनविटेशन उधर से ही है। उसके जवाब में राहुल गांधी का ये कहना कि मैं आऊंगा, अब वो वहां जा रहे हैं, तो अगर उनको वहां जाने और वहां लोगों से मिलने की इजाजत, आम लोगों से या मेन स्ट्रीम लीडर से मिलने की इजाजत नहीं मिलती है, तो इसका मतलब क्या पॉलिटिकल मतलब निकाला जा सकता है? सियासी मामलों पे आज यहाँ पे विशाल तबसरा करना आसान नहीं है आम साफियों के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि सीधी बात है कि जो इस वक्त जो हुकूमत है वो यहाँ पे कोई भी मौका नहीं देना चाहती है जिससे किसी तरह की कोई खलल हो। जो एक पॉलिसी चल रही है जहां तक हम बंदिशों की जो बात कर रहे हैं कि बंदिशें हटा दी जाती है, नरम कर दी जाती है, हालांकि अगर इसका ये एक मरहलावार इस तरह का तरीका है, इस तरह से सिक्योरिटी बिछा दी गई है कि अगर मामूली कहीं पे कुछ मामला पेश आता है तो एकदम से बंदिशें फिर से लगा दी जाएंगी। और मरकजी हुकूमत जो है, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि वो अपोजिशन को कोई मौका नहीं देना चाहते, जहां से वो घेरना चाहती है सरकार को। हाँ, उनका भी जो राहुल गांधी है, कांग्रेस है या फिर दीगर सियासी पार्टियां हैं, कांग्रेस का तो खास तौर पे, या कई लोग ये मानते हैं कि कश्मीर में जो भी मुश्किलें पेश आई उसमें ज्यादातर रोल कांग्रेस का ही रहा, क्योंकि ज्यादातर उनकी हुकूमतें रही। और यहां आज किसी से भी आप बात करें तो वो आपको कहेंगे कि यहाँ के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर, और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर जो भी यहाँ पे अभी तक हुआ या जो अब हो रहा है, उसका ठेकरा उन पे जरूर आएगा। लोग उनकी भी बात कर रहे हैं कि वो जिम्मेदार रहे हैं। दूसरी बात ये कि मरकज जो है, जो कांग्रेस इस मौके पे सरकार को घेरना चाहती है, क्योंकि सरकार का यहाँ पे सरकार जो कहना है कि वो कहती है कश्मीर में सब कुछ ठीक हो रहा है, और कांग्रेस इसको मुद्दा बना के ये दिखाना चाहती है कि यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है। वो जानते हैं अंदर ही अंदर कि उन्हें शायद यहां आने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो आराम से एक स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को आप छोड़िए, सियासत को एक तरफ करें तो लोग यहाँ पे मुश्किल में हैं। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो यहाँ का जो मवासलाती निज़ाम है
उसको खोलने की बात करें, लोगों को राहत हो जाए, जो बंदिशें हैं वो मुकम्मल तौर पे हटा दी जाए, ऐसी चीजें अगर वो करवा सकते हैं तो बेहतर। नहीं तो कश्मीरी लोग सियासत काफी जानते हैं और काफी समझते हैं। अब इतने सालों से यहाँ शोरिश चल रही है, कौन आराम गुलाम नबी आजाद कुछ कह रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल पूरा जा रहा है, लेकिन उम्मीद तो ये की जा रही है कि शायद वही हासिल न हो जो 2 बार आप गए और आपकी वापसी कर दी गई। देखिए, 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूं। हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मिस्टर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जा रही हैं, सब रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सब रिस्पॉन्सिबल लीडर्स। हम किसी भी कानून को तोड़ने नहीं जा रहे, लेकिन कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का मुद्दा बड़ा चिंताजनक मुद्दा है। 20 दिन होने वाले हैं और 20 दिन से कोई खबर नहीं। एक तरफ से सरकार बोलती है कि हालात सामान्य हैं और दूसरी तरफ से किसी को जाने नहीं देती। ये तो इतनी कंट्राडिक्शन मैंने कभी नहीं देखी। या तो कहें कि सामान्य नहीं है, तो टेलीविजन पे, रेडियो पे, अखबार पे दिन में हर वक्त स्टेटमेंट आता है किसी न किसी सीनियर ऑफिसर्स का या लीडर्स का, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं। अगर हालात सामान्य हैं तो फारूक अब्दुल्ला अपने घर में नज़रबंद क्यों है? अगर हालात ठीक हैं तो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे हुए वो नज़रबंद क्यों हैं? अगर हालात सामान्य हैं तो महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर रही है वो बंद क्यों हैं? फिर सैकड़ों और जो लीडर्स हैं स्टेट के, जो लेजिस्लेचर्स रहे हैं, मिनिस्टर्स से रहे हैं, वो नज़रबंद क्यों हैं? हालात सामान्य हैं तो हमको, जो मैं अभी ये मेंबर पार्लियामेंट भी हूँ स्टेट का, एक्स चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ, मुझे अपने घर क्यों नहीं जाने देते? और अगर हालात सामान्य हैं तो इतने पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मदद ही सरकार की करना चाहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम मदद करेंगे, तो उनको जाने क्यों नहीं देते हैं? तो कंट्रडिक्शनों से भरी हुई है सरकार। और सबसे चिंताजनक ये बात है कि अब तो ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। 20 दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी मिनिस्टर का स्टेटमेंट नहीं है, गृह मंत्रालय का किसी का स्टेटमेंट कि हम हालात कैसे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो हैं वो तो ये चाहते हैं, केंद्रीय सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, केंद्रीय सरकार कुछ बोल नहीं है, राज्य सरकार कहती है हालात ठीक है, लेकिन आने जाने किसी को मीडिया पे रोक है। मीडिया वही दिखा सकता है, कहीं जम्मू की तस्वीरें दिखाता है तो उसको कश्मीर दिखाता है, जम्मू के बच्चों को कश्मीरी कपड़े पहन के प्रोग्राम दिखाती है और कहते हैं हालात सामान्य हैं। ये दूसरों को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हमको तो नहीं मानते हैं, हमको तो मालूम है। आपको की सच्चाई छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ Why is it not our territory? Is it not our territory? We can't go home. So we can't go home. But twice you were not allowed. Do you think? So why are not? That means they are hiding. हम hiding. उसका मतलब है कुछ छुपा रहे हैं। अगर हमको अपने घर नहीं जाने देते, उमर अब्दुल्ला को शहर में नहीं घूमने देते, फारूक अब्दुल्ला को शहर में नहीं घूमने देते, महबूबा मुफ्ती को शहर में जाने नहीं देते, मिनिस्टर्स एमएलएज को जाने नहीं देते, अपोजिशन लीडर्स को नहीं जाने देते, उसका मतलब कुछ छुपा रहे हो। क्या छुपा रहे ये तो देश को बताओ। आजाद जी, अगर जाने की अनुमति अंदर मिल गई आप लोगों को, देखो, वी आर लॉ अबाइडिंग लीडर्स, लॉ अबाइडिंग पीपल। What if the administration doesn't allow you to leave the airport, sir? Well, that we'll see. We'll see. I can only say that we are all responsible political parties. We are all law-abiding citizens of this country. राहुल गांधी अब राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। राजनीति जिनको करनी थी तभी तो राजनीति के लिए तो स्टेट के टुकड़े किए। राजनीति करने वालों ने स्टेट के टुकड़े किए अपने वोट के लिए।
तो गुलाम नबी आजाद दिल्ली में अपने रेजिडेंस से निकलते हुए वहां उन्होंने मीडिया से खिताब किया है और समझाया जा रहा है कि यहां से वो सीधे एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। और लेकिन अब सूरत हाल ये भी है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जैसा आपने अभी सुना कि गुलाम नबी आजाद कह रहे थे कि हम जो डेलीगेशन वहां जा रहे हैं, हम सब एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार लीडर्स हैं, हम वहां कोई हालात को बिगाड़ने नहीं जा रहे। हमारी कोशिश है कि हम वहां जाकर हुकूमत की जो वहां जो कहना है उसके मुताबिक हम उनकी एक तरह से मदद करेंगे कि हम वहां जाएं और हम ये महसूस कर सकें कि हाँ वहां पर हालात बेहतर हैं। सवालों की बौछार थी उनसे, कई मीडिया के नुमाइंदे थे। न्यूज़ 18 ने भी ये सवाल किया कि आप वहां जा रहे हैं तो मकसद क्या है, तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि भाई हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम वहां जाकर लोगों से मिलें, जाने और वहां के हालात को महसूस करें। फिर उन्होंने एक सवाल के बाद ये भी कहा कि मेरा वहां पर घर है और मुझे भी घर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हुकूमत वहां की कुछ बातें छुपा रही है, यह सवाल गुलाम नबी आजाद ने उठाया है। और ऐसा समझा जा रहा है गुलाम नबी आजाद अब सीधे वहां से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, क्योंकि जो वक्त हमें बताया गया था, हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद थे एयरपोर्ट पर, अनिल दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि 11:50 का वक्त है जब फ्लाइट को टेक ऑफ करना है। और जो वक्त वहां श्रीनगर जाने वाला है उस वक्त में कई पार्टियों के लीडरान हैं, जो अपोजिशन की पार्टियां, उसमें कांग्रेस है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम और डीएमके और साथ ही एलजेडी लोकतांत्रिक जनता दल। मजीद मेमन जो एनसीपी के लीडर हैं वफ्द में शरीक हैं, वो क्या कह रहे हैं उनके भी जरा सुनते हैं। नहीं, देखिए, विरोधी पक्ष के नेताओं का मकसद वहां जाकर कोई डिस्टर्बेंस के लिए या कोई गड़बड़ी फैलाने के लिए नहीं है, और न तो कोई ऐसी हरकत करने जिससे वहां पर कानून व्यवस्था में कोई रुकावट या तकलीफ हो। हमारा मकसद, चूँकि हमारा भी कर्तव्य बनता है विरोधी पक्षों के पक्ष के नेताओं का भी, कि जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का एक अखंड भाग है और जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा भारतवासी रहते हैं, उन लोगों के साथ क्या समस्या है। पूरा अगस्त का महीना, 2 अगस्त 3 अगस्त से जो सिलसिला शुरू हुआ कि वहाँ कर्फ्यू लगाया गया, स्कूलें कॉलेजेस बंद रही हैं, वहाँ के लोगों को ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, सभी विरोधी पक्ष के नेताओं को नज़रबंद करके रखा गया है और ये लंबा अरसा, आज 3रा हफ्ता ख़त्म हो गया। तो उस सूरत में वहाँ के हालात क्या है ये देखकर, और हम सरकार के विरोध में नहीं जा रहे हैं, हम सरकार के सहयोग के लिए जा रहे हैं कि वहाँ हम भी सुझाव दें कि वहाँ क्या करना चाहिए कि जिससे हालात साफ़ हों। जहाँ तक कि 370 के एब्रोगेशन का सवाल है, उसको तो चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उस पर विचार करेगी, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। तो हमें कोई, हमारा मंशा ऐसा नहीं है कि हम सरकार के लिए कोई समस्या खड़ी करें। उसके बावजूद भी अगर हमें सरकार वहाँ जाने से रोक दे या एडमिनिस्ट्रेशन ये कहे, तो फिर मैं समझता हूँ कि मजबूरन हमें ये कहना होगा कि सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो लगभग वही बात जो गुलाम नबी आजाद कह रहे थे अपने रेजिडेंस पे दिल्ली में, लगभग वही बातें मजीद मेमन ने भी दोहराई। हालांकि ये बयान उनका थोड़ा पहले का है, लेकिन उनका सवाल उनसे ये पूछा गया था कि क्या मकसद है, आप क्यों जाना चाहते हैं। तो मजीद मेमन ने भी यही कहा कि हम सरकार की मुखालिफत में कोई दौरा नहीं करने जा रहे, बल्कि सरकार की हिमायत में, उसके सपोर्ट में ये दौरा करना चाहते हैं। और हम सब एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। शब्बीर के पास हम फिर से रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर श्रीनगर से। शब्बीर, जो बयान अभी आपने भी सुना होगा, गुलाम नबी आजाद अपने घर से निकलते वक्त खुद थोड़ी देर पहले उन्होंने बयान दिया, मीडिया से बात की, और फिर कुछ देर और पहले का बयान अभी मजीद मेमन का था। दोनों का बयान लगभग एक जैसा है कि हम वहां हालात को मजीद बिगाड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्या यही बातें जम्मू कश्मीर हुकूमत मानने को तैयार है कि हाँ ये डेलीगेशन आएगा तो इससे कोई हालात बिगड़ेंगे नहीं, इसलिए ये जहां जहां चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आम लोगों से या जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं उनसे इन्हें मिलने दिया जाए। शब्बीर, देखिए विशाल, जम्मू कश्मीर हुकूमत वही कहेगी जैसा एक शायर ने कहा था कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो यही बात है कि यहाँ की जहाँ जो हुकूमत है वो ये मानने को तैयार नहीं कि ये ऐसा करने आएगी। लेकिन मैं विशाल एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे जब पहले हालात खराब होते थे तो एक बफर होता था, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज के लीडर हैं जो अभी जेलों में है, जो यहाँ पे जो हिंदुस्तान के आइन पे यकीन रखते थे, इलेक्शन लड़ते थे, वो एक बफर होता था, उनके जरिए से एक कम्युनिकेशन लिंक बनता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि सरकार ने बंदिशें लगा दी, वो खत्म हो गई, उन्होंने खत्म कर दी। अब
लोग नहीं आ रहे हैं बाहर, एक हड़ताल की सी सूरत हाल पैदा हो गई है, तो वो जो बीच वाला जो कम्युनिकेशन का लिंक है वो नहीं है। अगर नियति से अपोजिशन आए और वाकई वो एक बफर का काम करना चाहता है तो ये काम हो सकता है, वो एक लिंक बन सकते हैं, वो लोगों की बात सरकार तक और सरकार की बात लोगों तक ले जा सकते हैं, एक कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश हो सकता है और शायद कुछ काम आसान भी हो जाए सरकार के। लेकिन सरकार मौका देना चाहती है अपोजिशन को और न अपोजिशन छोड़ना चाहती है सरकार को, दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और लोग मुश्किलात में हैं, जैसा हर जगह होता है, यहाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। विशाल जी, शब्बीर, जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद से मीडिया के नुमाइंदों ने और ख़ास तौर से न्यूज़ 18 के जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी कई सवाल किया, तो उनका ये कहना था कि भाई हम तो वहाँ पे हमारा घर है, हमें घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या उन्हें सिर्फ इस तरह से समझा जाए कि वो अपना घर जाना चाहते हैं, उन्हें घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है? बार बार उनका ये कहना है कि मेरा वहाँ घर है, मुझे घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आखिर हालात ऐसे क्या हैं कि वहाँ घर नहीं जाने दिया जा रहा? क्या हुकूमत को छुपा रही है? जबकि खबरें लगातार इस तरह की आ रही हैं कि एक अंदेशा ज़रूर था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा वाक़या वहाँ किसी तरह के तशद्दुद का नहीं हुआ है और हालात जो है वो लगभग नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में उनके इस बयान को कितना मतलब अहम माना जाएगा? गुलाम नबी आज़ाद का बार बार ये कहना है कि मुझे अपने घर तक जाने नहीं दिया जा रहा, चूँकि 2 बार इससे पहले जम्मू यानी श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट से उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया था इससे पहले, और ये तीसरी बार होगा जब वो डेलीगेशन में खुद भी होंगे और वहाँ जा रहे होंगे। शब्बीर, विशाल, ये सही बात है कि गुलाम नबी आज़ाद का यहाँ घर है, वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। ऐसे में अगर वो कहें कि मेरा वहाँ घर है और मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वो सही बात है, उनका हक बनता है। वैसे तो किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन वो अपोजिशन लीडर भी हैं और ये बात सरकार जानती है कि वो अपोजिशन लीडर हैं और वो इसी मकसद से यहाँ आ रहे हैं, एक अपोजिशन लीडर की हैसियत से। तो जो सरकार, जैसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि हालात मामूल पे दिखाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि स्कूल भी खोले गए हैं, ये बंदिशें भी हटाई गई हैं, बाकी चीजें भी की गई हैं और हालात मामूल पर तकरीबन है, ऐसा नहीं है। दफा 144 नाफिज है और सुबह शाम यहाँ पे मुश्किलें हैं, डाउनटाउन में पथराव होते हैं, दीगर कई इलाकों से अप टाउन में भी अगर आप बात करें सुबह शाम कई जगह टीयरशेल होते हैं। यहाँ नौजवानों को तकरीबन हर रोज कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां होती हैं, नौजवानों को गिरफ्तार भी किया जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हालात नॉर्मल हैं। दफा 144 जब नाफिज है, गिरफ्तारियां जारी है, पॉलिटिकल वर्कर्स की तो पहले ही हो चुकी है, यानी जिस इलाके में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल वर्कर्स से लेकर लीडर्स तक बंद हैं, जहां पे दुकानें, अभी आपका टोटल जो कारोबारी निजाम है पूरा बंद है और जहां पे सिर्फ निजी गाड़ियां सड़कों पे दौड़ती हैं, स्कूलों में उस्ताद आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। कल करना से हमारे नुमाइंदे ने रिपोर्ट किया कि वहां पे करना तो बिल्कुल एलओसी पे है, वहां हमने बहुत जहां पे अलहदगी पसंद बड़ी बड़ी कॉलें देते थे तब भी वहां हड़ताल नहीं होती थी, लेकिन अब की बार वहां पे भी दुकानें बंद थी और वहां पे डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा कोशिश कर रहे थे कि वहां पे स्कूल खोले जाएं। तो ऐसे में हालात नॉर्मल, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता और अब तो सरकार को ये कहने का मौका मिल रहा है। लेकिन सरकार तब कहती है कि हालात नॉर्मल नहीं है जब अपोजिशन लीडरों को यहां आना है। आम हालात में वो कोशिश करते हैं कि एक तरह की एक तस्वीर पेश की जाए, लेकिन ये जो हालात नॉर्मल है और हालात नहीं नॉर्मल है, इसके बीच में एक जो ग्रे एरिया है वहीं पे हालात हैं। यहाँ पे उसी जगह पे हालात हैं और जो हम सहाफियों का जो एरिया होता है वो ऐसे हालात में वही एरिया होता है कि हम जो देखें वही बताएं, जो ना देखें वो नहीं बताएंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कितना बड़ा मसला है। हम पिछले तक 5 तारीख से आपको बता रहे हैं कि किस तरह लोग महसूर होकर रह गए हैं, किस तरह लोग 20-20, 30-30 किलोमीटर
पैदल चल के आते हैं डीसी ऑफिस तक, पुलिस स्टेशन तक, कि किसी अपने रिश्तेदार की खबर मालूम कर सके। अभी मैं जब हमारी बात हो रही थी लाइव, तो एक शख्स मेरे दाएं जानिब आ गया था कि उसका बच्चा 2 दिन से लापता है और वो कहीं उसको पता नहीं चल पा रहा है। हमसे गुजारिश कर रहा था कि इसको टेलीविजन पे, यानी जो बात वो फोन पे कर सकता था, अपने रिश्तेदारों को, अब रिश्तेदारों से पता कर सकता था कि या बच्चा है वहां तो नहीं गया है, वो भी नहीं हो पा रहा है। अब सोचिए कि कितनी मुश्किलें लोगों को हैं। तो ऐसे में अपोजिशन लीडर अगर यहाँ पे आते, अगर वो नेक नीयत से आते, लोगों की कुछ मुश्किलात हल कर पाते, एक कम्युनिकेशन का जरिया बन पाते तो ठीक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको एयरपोर्ट से आगे जाने दिया जाएगा। बाकी देखते हैं, सूरतें काफी होती हैं। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सुनते हैं मनोज झा को। और टेलीफोन लाइन की बहाली की गुहार लगा रहे हैं। अगर स्थिति सामान्य है तो हमारे जाने से गुरेज क्यों है, और अगर गुरेज है तो फिर ये स्वीकार्य स्थिति सामान्य नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि वो सुरक्षा के इंतजाम लोगों के लिए वहां पर करें या आपको सुरक्षा दें? नहीं, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें कतई कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। अरे हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के जर्रे जर्रे से वाकिफ हैं, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। तो आपको नहीं लगता है सर कि जैसे 370 को लेकर के बीजेपी पूरे देश में कैंपेन चला रही है, मेंबरशिप करवा रही है नई, क्या आपको नहीं लगता है कि अपनी पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है लेकिन आप लोगों को स्पेस नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, डॉग विसिल पॉलिटिक्स जब देश में तारी हो जाती है ना, हमने देखा है बहुत नुकसान करती है। सीधे तौर पे कह रहे हैं, कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अभिन्न हिस्से के साथ भिन्न व्यवहार नहीं होना चाहिए। मुझे दुख है कि अब डोनाल्ड ट्रंप बयान देने लगे हैं, मुंसिफ बन बैठे हैं, और हमारी ओर से कोई कूटनीतिक उसका प्रतिकार नहीं किया जा रहा। तो आज का तो हमारा संदर्भ है, स्थिति सामान्य है या नहीं है, हम अपने नागरिकों से मिलना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, यही हमारी एकमात्र गुजारिश है अपनी सरकार से। सर, एयरपोर्ट से नहीं निकलने देंगे तो क्या करेंगे आप लोग? ये तो आप लोग बताइएगा ना। अगर एयरपोर्ट से ना निकलने दिया जाए तो आप लोगों को तय करना है कि स्थिति सामान्य है या नहीं। इसके पहले तो जो लोग भी गए वहां से बैरंग ही वापस कर दिए गए। अगर बैरंग वापस हो रहे हैं तो मेरे मुल्क का रंग बदला जा रहा है। तो क्या